ठीक है। तो माइक्रोसेस बायो फर्टिलाइजर्स में उसने आपको ये बताया है कि देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which are already present in your field and they are playing the role of fertilizers here. ठीक है, whenever you recall the term fertilizer in your mind, तो आपके माइंड में ये आता है कि they are some synthetic kind of chemicals, कुछ ऐसे synthetic chemicals हैं जिनको हमने किसने बनाया हुआ है, लेबोरेटरीज के अंदर तैयार किया है। और वो केमिकल्स जो हैं उनको जब हम अपने क्रॉप में स्प्रे करते हैं या फील्ड पे अप्लाई करते हैं तो हमें जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो दुगना मिलता है। तो दे इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ अवर क्रॉप्स, दे इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन टू सेटिस्फाइंग द मॉडर्न डे डिमांड्स। तो कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा जो है एग्रीकल्चर से डिमांड्स भी बढ़ रही है। ठीक है, और हमारी ऐसे नहीं है कि हमारी जो फील्ड है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास और फील्ड आ रहे हैं हमने ज्यादा एग्रीकल्चर करने के लिए, जमीन हमारी वही है पर हमें क्या करना पड़ रहा है, उसी जमीन जो है उसमें से हमने ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स जो है उनको प्रोड्यूस करवाना है। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स लाते हैं और वो फर्टिलाइजर्स जो है उनको हम बहुत बड़े स्केल पे यूज करते हैं फील्ड के अंदर। और उससे क्या होता है, हमें प्रोडक्शन तो मिलता है, यील्ड हमारी मिल जाती है हमें जितनी चाहिए होती है, पर कहते हैं कि इन एग्रोकेमिकल्स की वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, उन क्रॉप प्लांट से मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप्स हैं, ठीक है, चाहे हमें किसी तरह के ऑयल्स मिल रहे हैं या फिर हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे हमने एग्रोकेमिकल्स को स्प्रे किया है, तो ये सारे जो है वो हमारी फूड चेन का भी पार्ट बन गए हुए हैं। तो किसी ना किसी तरीके से ये अननेसेसरी केमिकल्स जब आपके फूड चेन के अंदर आ जाते हैं तो उससे क्या होता है, वो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जितनी भी चीजें हैं हमारी लाइफ की वो सारी इन केमिकल्स की वजह से क्या हो गई है, कंटामिनेट हो गई है। तो व्हाट द फार्मर्स, ठीक है, मॉडर्न फार्मर जो है ऐसा नहीं है कि वो अनएजुकेटेड है, वो एजुकेटेड फार्मर है। तो इसलिए वो क्या करना चाहता है, अब इन एग्रो केमिकल्स जो है उनसे छुटकारा पाना चाहता है और उसकी जगह पे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको अपनाना चाहता है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसके अंदर उसने क्या करना है, सिर्फ उसने यही पता लगाना है कि अगर हम फर्टिलाइजर्स जो है उनको स्प्रे ना करें तो फिर भी हम अपनी जो क्रॉप प्लांट्स हैं या हमारी जो सॉइल है उसकी हम फर्टिलिटी जो है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखो बायो फर्टिलाइजर वर्ड का क्या मतलब है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है उसको इंक्रीज करते हैं। वो सॉइल में पहले से ही मौजूद है और सॉइल में रहने की वजह से वो हमेशा सॉइल में क्या ऐड करते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते रहते हैं। तो उनको हम बायो फर्टिलाइजर्स का नेम दे सकते हैं। ठीक है, ये कई तरह के हो सकते हैं, इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई, अलग अलग तरह की फंजाई हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी फंजाई बायो फर्टिलाइजर्स होंगी। ठीक है, कुछ फंजाई जो है वो पैथोजेनिक्स होती हैं, प्लांट डिजीजेस भी कॉज करती हैं। सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो उसमें से वो कहते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो राइजोबियम बैक्टीरियम जो है इट लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। जो भी हमारे लेग्यूम प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के अंदर ये बैक्टीरियम रहता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा हुआ है कि नोड्यूल्स कैसे फॉर्म करता है वो। ठीक है, तो धीरे धीरे रूट्स जो है उसमें एक इन्फेक्शन थ्रेड के जरिए ये एंटर कर जाता है रूट सेल्स में और रूट के कॉर्टिकल सेल्स में जाकर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है और एनारोबिक कंडीशंस में काफी टाइम तक रहता है और उसके बाद नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को अवेलेबल करवाता है। तो नाइट्रोजन की फिक्सेशन में इस बैक्टीरियम का इंपॉर्टेंट रोल है। तो जहां पे भी राइजोबियम बैक्टीरियम होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक फॉर्म्स जो है वो नाइट्रोजन में रिच हो जाएंगे। ओके बेटे, फिर देखो उसके अलावा कहते हैं कि देयर आर सम अदर बैक्टीरियम दैट आर आल्सो प्लेइंग द सेम रोल एज राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम की तरह ही उनके भी इंपॉर्टेंट रोल है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बट दे आर फाउंड इन फ्री लिविंग कंडीशंस इन द सॉइल एंड टू मोर बैक्टीरियाज। ठीक है, बिसाइड राइजोबियम आर एजोस्पेरिलम एंड एजोटोबैक्टर। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरियाज जो है उसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आपको बताया था लास्ट ईयर 11th क्लास के अंदर कि फंजाई जो होती है कई बार हायर प्लांट्स जो है उनकी रूट्स के ऊपर ग्रो करती है और इस तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है फंजाई के बीच में एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स के बीच में, इसको माइकोरिजल एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, वो आपको मालूम है कि माइकोरिजा जो है वो दो तरह का होता है, एक्टोमाइकोरिजा एंड
एंडोमाइकोरिजा, एक्टोमाइकोरिजा में फंगस जो है वो सिर्फ बाहर से ही रूट्स को कवर करती है, फंगल हाइफे, और एंडोमाइकोरिजा में फंगल हाइफे जो है वो क्या करते हैं, रूट के सेल्स के अंदर भी चले जाते हैं। तो देखो उसके कुछ एडवांटेजेस है माइकोरिजल एसोसिएशन की प्लांट को। एक तो फंजाई जो है उसने प्लांट जो है उसके लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते रहना है सॉइल में से, ठीक है। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है दैट इज फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस सॉल्ट्स जो है वो उसको एब्जॉर्ब करके देती है फंजाई। और इसके अलावा कहते हैं कि देयर आर सर्टेन डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय द पैथोजेंस व्हिच जनरली एंटर थ्रू द रूट्स। ऐसे कुछ पैथोजन है जो रूट्स में से एंटर कर सकते हैं। तो फिर रूट बॉर्न पैथोजेंस जो है वो फंजाई की हाइफे की वजह से एंटर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, फंजाई उसको रोकती है। फिर कहते हैं कि प्लांट्स जो है उसको कई डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है अपने हैबिटेट में, जैसे कि वहां पे जो सॉइल प्रेजेंट है वो काफी ज्यादा सॉल्ट की कंसेंट्रेशन रखती है, सलाइन सॉइल है, ठीक है। या फिर कहते हैं कि ड्रॉट की कंडीशंस अगर प्लांट को फेस करनी पड़ती है कि हैबिटेट में इनफ अमाउंट में वाटर नहीं है। पर फंजाई जो होती है आपको मालूम है मॉइस्चर में रिच होती है, तो अगर ये रूट्स के ऊपर ग्रो कर रही है तो उस केस में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है और प्लस जो वाटर की डेफिशिएंसी है उसके साथ ये कॉपरेट कर लेती है, ठीक है बेटे। तो इस तरह से कहते हैं कि प्लांट्स जो है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देना, उसको पैथोजन से बचाना, ठीक है, सलाइन कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट करना, ड्रॉट वाली कंडीशन उसको फेस करने से बचाना, ये सारी चीजें जो है उसमें हेल्प करने की वजह से फंजाई जो है वो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे देखो साइनोबैक्टीरियाज व्हिच आर आल्सो नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कहता है कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं नेचर में और हर एक तरह के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। तो उसमें काफी सारे आ जाते हैं, देखो एनाबीना, ठीक है, नॉस्टॉक आ जाता है, ऑसिलेटोरिया दैट इज अ काइंड ऑफ ए एल्गी। तो पैडी फील्ड के अंदर ये साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं और राइस के जो प्लांट्स होते हैं उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कहते हैं कि इनकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो हमेशा बनी रहती है और फर्टिलिटी जो है सॉइल की इसको बरकरार करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पिक्चर्स के अंदर आपको मैंने ये सारे दिखाए थे, ये हमें लेग्यूम प्लांट्स के नोड्यूल्स नजर आ रहे हैं और उसमें बैक्टीरियम है राइजोबियम, ठीक है। ये हमें जो है अनदर टू बैक्टीरिया बिसाइड राइजोबियम दैट इज एजोस्पेरलम एंड यहाँ पे हमें एजोटोबैक्टर नजर आ रहा है, ओके बेटे। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है आपको बताया हुआ है, ठीक है, अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरियम दैट आर फाउंड इन द फील्ड, ठीक है। तो लास्ट में आपको ऑसिलेटोरिया एल्गी नजर आ रही है, देन आपको एनाबीना नजर आ रहा है एंड आपको नॉन स्टॉप नजर आ रहा है। तो इस तरह से इनको कलेक्टिवली हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नेम से जानते हैं। तो ऑल ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कहीं से लाने नहीं पड़ते हैं, फील्ड के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है और ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स को अवेलेबल करवाते हैं। तो इस तरह से, ठीक है, अगर हम वो कहते हैं कि फर्टिलाइजर स्प्रे करेंगे तो उससे पॉल्यूशन हमेशा होगा, पर ये ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स हैं जो पॉल्यूशन जो है उसको बिल्कुल नील कर देते हैं और आपके फील्ड की फर्टिलिटी इनकी वजह से हमेशा बनी रहती है। तो अगर आपको याद है हो तो पुराने टाइम के अंदर व्हेन द फार्मर इज डूइंग एग्रीकल्चर व्हाट द फार्मर सपोज टू डू, ठीक है, पर ईयर के अंदर वो 2 क्रॉप्स जो है उसको ग्रो करता था फील्ड में। पर आपको अगर बहुत सारे बच्चे जो है अगर जो है फार्मिंग से रिलेटेड है या फिर फार्मर फैमिली के बिलोंग करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि एक क्रॉप निकालने के बाद कुछ टाइम के लिए फील्ड जो है उसके ऊपर क्या लगाई जाती थी, पल्सेस वगैरह ग्रो कर देते थे, ठीक है, पल्सेस लगा दी है या फिर कोई ऑयल क्रॉप्स लगा दी है, राई लगा दी, सरसों लगा दी, ठीक है, या दूसरी कोई भी दालें वगैरह उगा ली हैं या कुछ टाइम के लिए उस पर वेजिटेबल्स लगा दी। तो ये सारी चीजें लगाने का मकसद क्या होता था उसका कि फील्ड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं क्रॉप्स के द्वारा जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं उसको फिर से क्या किया जा सके, रिकवर किया जा सके। और बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो, तो इसलिए कुछ समय के लिए फील्ड को खाली रख के उसमें अदर क्रॉप्स जो हैं उनको लगाया जाता था थोड़े टाइम। मैम, हाँ जी मैम अगर ये पुराने जमाने में करा जा सकता था तो अब क्यों नहीं करते हैं कि अब इसलिए सिर्फ नहीं और करते सिर्फ क्योंकि, नेचुरल। हाँ जी इसका भी जवाब है, अब इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फार्मर्स जो हैं वो लालची हो गए हैं, ग्रीडी हो गए हैं, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी क्रॉप्स निकालनी है और मार्केट से उन क्रॉप्स को बेच के पैसे कमाने हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पंजाबी फार्मर्स। और जब उन्होंने काफी सारे क्रॉप्स जो हैं उनको एक टाइम में ही एक ईयर के अंदर 3-4 क्रॉप्स निकालनी है,
और उनसे पैसे बनाने हैं, तो उसके बाद अपने बच्चों को फॉरेन भी भेजने हैं। तो आपको आजकल पता होना चाहिए कि आधे से ज्यादा पंजाब जो है वो कनाडा में कैसे बस गया है, तो उसके पीछे ये रीजन। ठीक है, क्लियर हो रहा है? थैंक यू। पर मैम होगी उससे खत्म। सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी तो कम हो जाएगी, किससे? नुकसान वो है तो हो अगर ही रही है फर्टिलाइजर। बेटे, वो तो हो ही रही है। कभी एक एप्पल निकाल के फ्रिज में से उसको खा के देखा है? उससे पहले उसको अपने नाक के पास लेके जाइए एंड उसके बाद उसका देखिए उसमें कितने ज्यादा, या पालक लेके आते हो कभी मार्केट से, ठीक है, उसके बाद उससे कुछ भी बना के देखो, उसके अंदर आराम से ही जो भी उसके ऊपर स्प्रे की हुई है चीजें उनकी खुशबू आ रही होती है, बताने की जरूरत ही नहीं होती। तो आप सोच सकते हैं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि फार्मर दे आर क्लेवर ऑल्सो। इफ दे हैव 4 to 5 फील्ड, तो उन्होंने 4 फील्ड जो है उसमें खूब सारे एग्रो केमिकल डाले हैं, और एक जो होता है ना उसमें नॉर्मल तरीके से वो फार्मिंग करते हैं और उससे वो अपनी फैमिली के लिए निकालते हैं उसमें से चीजें। वहां पे उन्होंने ज्यादा एग्रो केमिकल नहीं स्प्रे करते, और जो उन्होंने मार्केट के अंदर भेजनी है चीजें उसका प्रोडक्शन रेज करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा एग्रो केमिकल स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो अगर उनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है तो बाकी लोगों की फैमिली भी तो इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ना? तो सारी यस चीजों मैम। के पीछे जो है वो सिर्फ ग्रेडीनेस है बंदे की, और कुछ नहीं है। ओके बेटा, अब ये वाला मैं ना, इसके बाद देखो एक वर्कशीट मैंने बनाई थी, केविन आया हुआ है आज? हाँ जी। एक बेटे और वर्कशीट मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो उसमें मैंने कुछ बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं, ठीक यही होनी चाहिए, यही है। ठीक है, ये वर्कशीट आपने अपनी कॉपी के अंदर कर लेनी है। मैं सिर्फ इसको ऐसे ही, वैसे मैंने ये 31 को आपको हैंड ओवर करनी थी, पर क्योंकि अभी मेरा टॉपिक रहता था तो मैंने इसे हैंड ओवर नहीं किया। ओके, सीधा क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, बीच बीच में से उठाए हैं मैंने क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू फ्रेश मिल्क कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ठीक है, अगर थोड़ा सा कर्ड जो है हम इनोकुलम की फॉर्म में बचा लेते हैं और फिर उसे फ्रेश मिल्क के अंदर डालते हैं, तो उससे नया कर्ड कैसे तैयार होता है। ठीक है, फिर आपने बताना लैक्टोबैसिलस है, बैक्टीरिया के साथ। यस, मेंशन अ न्यूट्रिशनल क्वालिटी दैट गेट्स एडेड टू द कर्ड। ठीक है, कर्ड के अंदर वो कौन सी एडिशनल न्यूट्रिशनल क्वालिटी है जो मिल्क के अंदर नहीं थी पर कर्ड बनने के बाद उसमें आ गई है, बताइए। जब बेटा लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैस, हाँ जी गुरप्रीत बोल रहे हैं, लैक्टिक गुरप्रीत। एसिड। लैक्टोबैसिलस तो है ही ना, लैक्टोबैसिलस ने लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट कर दिया था उसको, तभी वो जो कर्ड होता है उसका टेस्ट सोर होता है ना। फिर एक विटामिन का भी बारे में भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, बताया था ना B12। कौन सा? B12। यस, विटामिन जो है B12 की यहाँ पे कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, और इसीलिए फ्रेश मिल्क के कंपैरिजन में जो कर्ड है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, फिर देखो अगला क्वेश्चन, व्हाई इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कहते हैं कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है एफ्लुएंट का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो हम करते हैं उसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं? हाँ जी, क्यों कहते हैं? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि यूज उसमें करते हैं। बैक्टीरिया, यस, और फिर उससे बायोगैस भी प्रोड्यूस होती है और हमें उससे फायदा होता है, बेनिफिशियल है। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे नंदनी पेपर के अंदर? मैम वो तो पूरा लिख के लिखेंगे। वैसे ही बताना है ना, फिर जब पूछा गया है तो आंसर भी वैसे ही बताना, टाइम पास नहीं करना। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन अ सीवेज ट्रीटमेंट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बिकॉज व्हेन यू टेक द सेकेंड दैट प्राइमरी एफ्लुएंट। ठीक है, आपने यहाँ से शुरुआत करनी है कि जब हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया था, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद एक तो सेडिमेंट्स जो है उसको हमने वहीं छोड़ दिया था, और उसके बाद सुपर नेटेंट जो था उसको हमने प्राइमरी एफ्लुएंट कहा था ना, उसी को हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा था। और कौन से टैंक में भेजा था? कौन से टैंक में भेजा था? टैंक का नेम याद आ रहा है? एरिएशन टैंक बोलते हैं उसको।
ठीक है बेटे, एरिएशन टैंक में डाला था और उसमें हमने बड़े बड़े एजिटेटर्स लगाए हुए थे मैकेनिकली, जब उनको मूव किया था और एयर ब्लो की थी तो उसमें खूब सारे एरोबिक बैक्टीरियाज आ गए थे, एंड दीज आर द फ्लॉक्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स। और ये सारे जो हैं क्योंकि वो एरोबिक थे तो इन्होंने सीवेज में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर है उस पे फीड करना शुरू कर दिया था, और जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर के कंजप्शन की वजह से बॉड की जो वैल्यू है वो कम हो गई थी। अब क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हो रहा है जो एरोबिक है, इसीलिए इसको हमने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसका आंसर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन भी हमें आता है, एन एंटीबायोटिक कॉल्ड वंडर ड्रग वाज यूज्ड टू ट्रीट द wounded soldiers of America during World War II. Name the drug and the scientist who discovered it. कौन से ड्रग को वंडर ड्रग का नेम दिया गया था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंड द साइंटिस्ट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता कि पेनिसिलिन जो है इसको कौन सी फंजाई से ऑब्टेन किया गया था, फिर क्या होता नाम? पेनिसिलिन। पूरा नाम बताना है बेटे। पेनिसिलियम की बहुत सारी स्पीशीज हैं, 10-12 स्पीशीज हैं। पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम की 10-12 स्पीशीज है। आप कौन सी पेनिसिलियम की बात कर रहे हैं? पेनिसिलियम नोटेटम। यस, वेरी गुड बेटे। ठीक है, पूरा नाम बताएंगे नहीं तो फिर वो फालतू में हमारे नंबर काट लेंगे। तो आपने बताना है कि वंडर ड्रग यहाँ पे पेनिसिलिन है, साइंटिस्ट का नेम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, और सोर्स जो है पेनिसिलिन का वो पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, अब देखो ये भी हमें आता है, कहता है कि यू हैव ऑब्जर्व दैट फ्रूट जूसेस इन बॉटल्स बॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज कंपेयर टू दोस मेड एट होम, गिव रीजन। कौन से एंजाइम प्रेजेंट है उन फ्रूट जूसेस के अंदर जिन्होंने उसको क्लियर बनाने का काम किया है? ठीक है, पैक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस। यस, पैक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस एंजाइम प्रेजेंट है, और इसलिए घर में अगर हम फ्रूट जूस बनाते हैं तो वो उतना क्लियर नहीं होता, उसमें रेसिड्यूज रह जाते हैं, पर ये एंजाइम्स जो है वो उनको पिक कर लेते हैं, इसलिए फ्रूट जूसेस जो मार्केट से लेते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन बट इट्स full potential as an effective antibiotic was established by other two scientists. Name the two scientists. कौन से हैं वो दोनों साइंटिस्ट जिन्होंने पेनिसिलिन जो है उसका आगे काफी सारे पर्पस के लिए कितनी ज्यादा इफेक्टिव है वो एंटीबायोटिक उसके बारे में बताया था, और उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ ही उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आपकी बुक में मेंशन है उनके लिए। चेन एंड फ्लोरे। हॉवर्ड फ्लोरे एंड अर्नेस्ट चेन। यस, वेरी गुड बेटे। चेन एंड फ्लोरे। आपको पता होना चाहिए कि तीनों साइंटिस्ट जो है उनको एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया था, और साथ में बुक के अंदर ना उनका ईयर भी मेंशन है। देखो उसका ईयर भी दिया हुआ है 1945। 1945 है उसका ईयर, क्योंकि उसी दौरान वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, अगर आपने सोशल साइंस अच्छे से पढ़ी हुई है तो। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन कहता है कि नेम द प्लांट whose sap is used in making toddy and mention the process involved in it. कौन सा प्लांट है जिसके फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो चल मैंने बोल दिया, ठीक है, जिससे वो कहता है कि टोडी ड्रिंक तैयार किया जाता है साउथ इंडिया के अंदर। पाम्स है ना, क्योंकि वहां पे खूब सारे पाम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो उसका मिल्क निकाल के उसका फर्मेंटेशन करते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था उसका प्रोसीजर क्या होता है। वहीं पे एक मिट्टी का बर्तन लेके उसके अंदर वो भर लेते हैं उसका, ठीक है, पाम सैप जो उसको भर के उसके ऊपर कपड़ा बांध के उसको काफी दिनों के लिए वहां लटका दिया जाता है। तो जितना ज्यादा पुराना होता जाएगा उतना उसमें नशा ज्यादा रहता है। तो ये टोडी ड्रिंक जो है वो साउथ इंडियन पार्टीज में यूज किया जाता है। ठीक है, मेंशन द प्रोसेस पूछा है तो प्रोसेस आपका कौन सा हो जाएगा? फर्मेंटेशन हो जाएगा। ओके बेटे, अब कहता है कि व्हाट इज द मेडिकल यूज ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो है उसका मेडिकल यूज क्या है? is used an immunosuppressive agent. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज होता जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, ठीक है बेटे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब भी करने हैं तो उस समय वो कहते हैं कि बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं ना, इम्यून रिलेटेड सेल, टी लिम्फोसाइट जिनको हम कहते हैं, तो उनको स्लीपिंग मोड में डालने के लिए हम इसे यूज करते हैं एज अमाइनो सप्रेसेंट, और उस दौरान फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और आपको ये भी बताया था जब
उसके बारे में पढ़ाया था आपको। तो आपको बताया गया था एंटीबॉडीज के टाइम कि ऐसा पर्सन जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया गया है उसमें थ्रू आउट द लाइफ टाइम उसको इस तरह के ड्रग्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर ये मान लिया जाए कि कुछ टाइम बाद जो है उसके इम्यून सिस्टम के सेल्स इसे अपना मान लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कभी भी वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि नेम द एंजाइम which is used as a clot buster to remove blood clot from the blood vessels of the patient. ठीक है, Streptokinase. यस स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है बेटे, हाँ जी, वो ब्लड क्लॉट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में से, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में फ्लो करता है, तो उस दौरान उसकी स्पीड ज्यादा होती है। पर इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कार्डियक डिसऑर्डर होते हैं, तो इनके अंदर क्लॉट बन जाते हैं ब्लड के, तो ये फिर उसको दिया जाता है। ठीक है, और जो क्लॉट्स होते हैं ना उनको बस्टिंग का ये काम करता है, तो फिर से जो ब्लड है उसको लिक्विफाई करता है, पतला करता है, और वो इजीली पेशेंट्स में मूव कर पाता है। ठीक है, अब देखो नेम द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द डो फॉर मेकिंग ब्रेड। ब्रेड बहुत इजी है। ठीक है, Yeast fungi. बेटर होगा कि यीस्ट की जगह पे हम उसका फुल नेम लिखें यहाँ पर, तो अब हमें उसका फुल नेम भी पता है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरिवेसाई। ठीक है, Saccharomyces cerevisiae. यस, नेम एनी टू गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज का सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब हो जाएगा उसके बाद कौन सी दो गैसेस प्रोड्यूस होंगी? ठीक है बेटे, एक गैस तो हमेशा तुम्हें याद रहेगी, मीथेन होती है CH4, यस, और उसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड आप हाइड्रोजन याद रखेंगे। सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों गैसेस आपको पता है, उसमें से कोई भी दो गैसेस आप बता दें तो हमेशा याद रखिए कि मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड का कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। ठीक है बेटे, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11 पर है हम। आप कहता है कि नेम टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रोड्यूस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर जो है डिस्टिलेशन किया जाता है तब कौन से दो अल्कोहलिक ड्रिंक मिलेंगे, और अगर डिस्टिलेशन नहीं किया जाता तब कौन से मिलेंगे? अगर अच्छे तरीके से डिस्टिलेशन किया है तो कौन से मिलेंगे बताइए? जब आपको फर्मेंटेशन के बारे में बताया था अल्कोहलिक बेवरेजेस के, तब आपको Brandy and rum. विदाउट डिस्टिलेशन वाले कौन से हैं? वही हैं जिसके अंदर कम नशा होता है, बताइए कौन से हैं वो? Wine and beer. यस, वेरी गुड। वाइन बियर और अगर वो कहता है कि ज्यादा डिस्टिलेशन कर देंगे तो नशा भी बढ़ जाएगा ज्यादा, ठीक है बेटे, कौन से होंगे उसमें? Brandy and rum. ब्रांडी एंड रम। यस, तो इस तरह से भी देखो छोटा सा ही क्वेश्चन है पर बीच में से उसको उठाया गया है। अब देखिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज कॉमनली यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मेंशन एनी टू अदर फंक्शंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट आर यूजफुल टू ह्यूमंस। ठीक है, मिल्क को कर्ड में तो कन्वर्ट करता ही है, अदर टू फंक्शन क्या है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के? एक तो आपको बताया ही था कि स्टमक के अंदर वो क्या करता Nutritional है, quality B12. increase कर देता है. हाँ, न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ाएगा, विटामिन का कंटेंट बढ़ा देता है, डिक्रीज कॉजिंग माइक्रोब्स। यस, अननेसेसरी माइक्रोब्स जो आपके स्टमक के अंदर एंटर कर गए हैं, ठीक है, उसको किल करने का भी काम करता है यहाँ पर। तो फ्रेंडली बैक्टीरिया है। देखो ये क्वेश्चन मैंने यहीं से एनसीईआरटी बुक से ही उठाया है मेरे ख्याल से। व्हाट इज अ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बॉड टेस्ट? ठीक है, बॉड टेस्ट क्या होता है? एट व्हाट स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट दिस टेस्ट इज परफॉर्म। कौन से स्टेज पे ये टेस्ट किया जाएगा? बॉड लेवल्स ऑफ 3 वाटर सैंपल आर A, B, C, और वो उनकी वैल्यू आपको नजर आ रही है। आपने बताना है विच सैंपल ऑफ वाटर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड। ठीक है बेटे, तो देखो बॉड टेस्ट जो है क्या बताता है आपको? आपको ये बताता है कि वाटर के अंदर पॉल्यूशन का लेवल कितना है, कितना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड है। अगर बॉड की वैल्यू हमारे पास ज्यादा आती है तो इसका मतलब हैवी पॉल्यूटेड है वाटर। ठीक है बेटे, पर अगर वो कहता है कि उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है तो उसके बाद बॉड की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और अगर वो लगभग निग्लिजिबल के आसपास होगी है, इसका मतलब आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अब देखो ये एनसीईआरटी में ही अगर बुक के पीछे आपने देखा है ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हमारे पास 3 सैंपल है A, B, C और उनकी वैल्यूज इस तरीके से है 30 मिलीग्राम पर लीटर, 10 मिलीग्राम पर लीटर, 500 मिलीग्राम पर लीटर। आपने बताना है कि कौन सा जो है हैवीली पॉल्यूटेड होगा। हाँ जी, 500 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि Yes, उसके very सबसे good. ज्यादा वो सबसे ज्यादा बेटा पोल्यूटेड। इसी क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक में उसने दूसरे तरीके से दिया है। अगर आपने रीड किया तो उसने लिखा है कि एक लैब असिस्टेंट है और उसको 3 सैंपल वाटर के पकड़ाए जाते हैं
और उसको उस समय बताया जाता है कि इनकी बॉड वैल्यू जो है वो इतनी इतनी है, और ये सैंपल्स हैं। एक रिवर वाटर होता है, एक सेकेंडरी एफ्लुएंट होता है, और एक कुछ और था उसके अंदर, आई थिंक, वेट फॉर अ मोमेंट, यस, एक रिवर वाटर है और एक अनट्रीटेड सीवेज वाटर है। ठीक है बेटे, पर वो कहते हैं कि लैब असिस्टेंट जो है वो उनकी रीडिंग्स जो है उसके साथ उनके नेम मेंशन करना भूल जाता है, पर वैल्यू आपके सामने है। तो आपने बताना है कि कौन सा वाला जो है सबसे हायर वैल्यू किसकी होगी। देखो 3 चीजें हैं, रिवर वाटर है, दूसरा अनट्रीटेड सीवेज वाटर है, और तीसरा है सेकेंडरी एफ्लुएंट जो कि ट्रीटमेंट में जा चुका है। सोचो सबसे ज्यादा हैवीली पोल्यूटेड अनट्रीटेड 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 सीवेज वाटर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम रिवर वाटर भी कहते हैं तो ये जरूरी थोड़ी है कि रिवर जो है वो पूरी तरह से पॉल्यूटेड है। ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होने की वजह से उसमें बॉड की वैल्यू कम हो सकती है। अब देखो अगला क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। अब देखो, व्हाट आर स्टैटिन्स एंड नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस दिस सब्सटेंस एंड हाउ इज इट मेडिकली इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले आपने बताना है कि स्टैटिन्स होते क्या होते हैं। Cholesterol producing agents. यस, कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम करते हैं। ठीक है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको ऑब्टेन किया है। Yeast. यस, और वो भी Penicillin, देखो ऐसा नहीं है, मोनास्कस उसका एक Yes, स्पेशल Aspergillus. नेम है, उस यीस्ट का एक स्पेशल नेम है, बताइए। Monascus. मोनास्कस यस, तो जो बच्चे सिर्फ यीस्ट लिख के आएंगे उनके नंबर कट जाएंगे, जो उसका पूरा प्रॉपर नेम लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि काफी सारी स्पीशीज हैं, आपने पर्टिकुलर स्पीशीज का नेम देना है यहाँ पर। आप कहते हैं कि मेडिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी आपने साइड बाय साइड बता देना है। ठीक है, तो कैसे वो एक्ट करता है उसका तरीका भी उसने बताया हुआ है। बताइए, कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम कैसे करता है वो। कोलेस्टेरॉल जो है एक डिराइव्ड फैट है ना, कॉम्प्लेक्स डिराइव्ड फैट है, इनहिबिट तो कम करता है कैसे एंजाइम करेगा। को, जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम फॉर They सिंथेसिस act ऑफ by यस, जो एंजाइम inhibiting the enzyme आता है for synthesis of उसका cholesterol. इनहिबिशन करते हैं। वो भी आपको पता है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं। जो एंजाइम जो है उसके साथ जाके क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं उस जगह पर जहाँ पे सबस्ट्रेट ने बाइंड करना था। ठीक है, तो इस तरह से वो एंजाइम को अपनी एक्टिविटी नहीं करने देते, और इस तरह से कोलेस्टेरॉल बनेगा नहीं, और इस तरह से पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब देखो 14 क्वेश्चन भी हमें आता है, कहता है कि हाउ डज अ प्राइमरी स्लज डिफर फ्रॉम एन एक्टिवेटेड स्लज। बताइए, प्राइमरी ऑल स्लज सॉलिड सेटल Solids that settle down form the primary sludge. हाँ जी, प्राइमरी स्लज के अंदर होगा क्या, क्या क्या चीजें होंगी प्राइमरी स्लज के अंदर। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं विल सेटल एट द बॉटम, और जो एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक है वो टेक किया जाएगा वो तो सेकेंडरी आगे ट्रीटमेंट जाएगा के ना लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो प्राइमरी स्लज के अंदर वो सारी चीजें हैं जो सेडिमेंट्स की फॉर्म में इकट्ठा हो गई हैं, उसको हम आगे नहीं लेके गए, उसको वहीं छोड़ गए हैं। ठीक है बेटे, एक्टिवेटेड स्लज क्या है। एक्टिवेटेड स्लज, देखो एक्टिवेटेड स्लज यहाँ पे वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, अगर आपको याद है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमने Effluent. एरिएशन टैंक के अंदर ग्रो करवाए थे, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने वहां पर सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट है वो तो कंप्लीट कर लिया ना। अब हमने उसको आगे एक सेटलिंग टैंक में भेजा था, और उस सेटलिंग टैंक के अंदर वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो एरोबिक थे, उनको वहां सेटल डाउन कर लिया था, इसको हमने नाम दिया था एक्टिवेटेड स्लज का। फिर आपको याद आ रहा होगा कि उसके ऊपर हमने कौन से बैक्टीरिया छोड़ दिए थे एनारोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिए थे जो उसके एनिमीज थे, और उन्होंने उनको फीड कर लिया था, उनको खत्म कर दिया था। पर उससे पहले हमने उसमें से थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज बचाकर उसको फिर से कौन से टैंक में डाल दिया था, एरिएशन टैंक में डाल दिया था, ताकि उनकी फर्दर ग्रोथ जो है वो और ज्यादा बढ़ सके। ऐसे किया था ना। एक्टिवेटेड स्लज जो है वो वाले एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई हैं जिनसे हमने काम ले लिया है, और आप उनको सेटलिंग टैंक में डाल दिया गया। ठीक है, आप कहते हैं आगे, कहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस इन द स्लज आर कैरिड आउट इन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। जब इस स्लज को हम एरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर डाल देंगे तो उसके बाद क्या चेंजेस हमें नजर आएंगी। एरोबिक स्लज एनारोबिकली ग्रो करता है। यस, एनारोबिक बैक्टीरियाज ने एरोबिक बैक्टीरियाज को कंज्यूम कर लेना है, पर उस दौरान क्या होना है, जब वो उनको कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा उस दौरान।
गैसेस प्रोड्यूस होंगी। यस, गैसेस प्रोड्यूस होंगी जो बायोगैस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होंगी। ठीक है बेटा, अगले अगले पार्ट में वही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, गिव द कंपोजिशन ऑफ बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे गैसेस बन जानी है, 3 गैसेस होती हैं, ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है बेटे, अब देखो कहता है कि व्हाट रोल्स डू एंजाइम प्ले इन डिटर्जेंट्स दैट वी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, आर दिस एंजाइम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सम यूनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हाँ जी, Helpful in removing oily stains. यस, ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, और एंजाइम का नेम भी आपको बताया था, एंजाइम का नेम भी आपको बताया था, लाइपेसेस एंजाइम होते हैं। अब अगले क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो सकता है। कहते हैं कि आर दीज एंजाइम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सम यूनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, क्या ऐसे एंजाइम्स जो हैं वो किसी यूनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, इसका जवाब सोचेंगे अभी सारे बच्चे, सोचेंगे, और अगर किसी के माइंड में आ जाता है फिर मुझे बताएंगे। बस इतने ही थे, खत्म हो गए यार, चलो कोई नहीं। ठीक है बेटा, ऐसे देखो ये वो वाला पैराग्राफ्स हैं जिसको तुम लोग ऐसे ही समझ रहे थे, उसमें से भी ऐसे क्वेश्चन उठा लेंगे वो बीच बीच में। तो अगर हमने चैप्टर की रीडिंग अच्छे तरीके से की हुई है ना, तो हम यहाँ पे ये सारे 2-2 मार्क क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं। तो ये वो वाला टॉपिक है जो मैंने आपको कराया था, बायोएक्टिव एजेंट्स वगैरह वाला टॉपिक था ना, जिसमें ये सारे थे कि ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, देन एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, डिजीजेस को ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है। तो ये वाली वर्कशीट आप सब बच्चे अपनी कॉपी के अंदर कर लेंगे, ये आपको आज आ जाएगी व्हाट्सएप पे। ठीक है बेटे, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया हुआ है, पर इसके बाद मैं बायोटेक का चैप्टर लूंगी, क्योंकि वो चैप्टर बेशक छोटा है पर उसका वेटेज ज्यादा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा इतनी आसानी से। ठीक है, तो थोड़ा सा मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से मिलता जुलता सा चैप्टर है ये दोनों। फर्स्ट वाला जो चैप्टर है बायोटेक का, उसके अंदर उन्होंने आपको ये बताया कि व्हाट इज द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो देखो, अगर उसका नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग है तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जीन्स जो है उनमें मैनिपुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, हमने जीन्स जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में से कोई जीन आइसोलेट करने हैं, और उनके फंक्शंस हमें नोन है कि उस ऑर्गेनिज्म में वो क्या करते हैं, और हमने उसको किस पर्पस के लिए यूज करना है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करना है। ठीक है बेटे, तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो कहते हैं कि किसी भी तरीके के लिए हम यूज कर सकते हैं। मान लो हमें हमारे पास कोई हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं और उसमें हम न्यूट्रिशनल क्वालिटी उसकी रेज करना चाहते हैं, तो हम उसके अंदर वो जीन जो है किसी होस्ट प्लांट में से आइसोलेट करके एक नए प्लांट के अंदर डाल देंगे। जैसे आपको मालूम है कि हमारे जो राइस होते हैं, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, राइस जो हम नॉर्मली यूज करते हैं किसमें रिच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में रिच है। पर आजकल एक नए राइस मार्केट के अंदर आ रहे हैं जिनको गोल्डन राइस के नेम से जानते हैं, एंड दीज गोल्डन राइस दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड आयरन ऑल्सो। सोचो आयरन हमें कहाँ से मिलता था वैसे, जब भी हम कहते हैं कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोला जाता है ना आपको हमेशा कि हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है तो हमें आयरन मिलेगा। और अब वो कहता है कि अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट है उसको हम क्या करें, अपनी नॉर्मल जो क्रॉप है उसी के अंदर डाल दें, तो साइड बाय साइड हम चावल खाएंगे एंड चावल से हमें क्या मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोटीन हमें सोयाबीन से मिलना है, तो क्यों ना सोयाबीन में से वो जीन ही आइसोलेट कर लें जो उसमें प्रोटीन बनाते हैं और उसको किस में डाल दें, वीट में डाल दें। तो फिर वीट से हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं, खाने में क्या मिलेगा, प्रोटीन भी मिलने लगेगा। तो ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो साइंटिस्ट ने किए हैं, और इस ब्रांच को हम बायोटेक्नोलॉजी के नेम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा नेम इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उसका पहले आप पहला पूरा इसका टेक्निक समझेंगे क्या है फर्स्ट चैप्टर में, और अगले चैप्टर